न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। बैराबी सरांग रेलवे लाइन तैयार, उद्घाटन जल्द। भारतीय आपराधिक कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर सीधा हमला। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बैराबी सरांग रेलवे लाइन तैयार, उद्घाटन जल्द ही। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली बैराबी सारंग रेलवे लाइन परियोजना अब पूरी तरह तैयार है। इस परियोजना के मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये पूर्वोत्तर के लिए एक परियोजना है। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए सिंगल डिजिटल को उसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। उनका ये भी कहना है कि इस रेलवे लाइन के शुरू होते ही क्षेत्र में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में इसका और विस्तार भी किया जाएगा। फिलहाल परियोजना पूरी हो चुकी है और अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि उद्घाटन कब किया जाएगा। सारंग प्रोजेक्ट हमारा कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का हेड करता हूं, तो मैं सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन के लिए बताता हूं कि देखिए, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का रोल रेलवे में बहुत अहम है। जहां नंबर ऑफ ट्रेन एक सेक्शन में चलाना है तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का दोनों का रोल अहम आता है और वो सेफ्टी इंश्योर करता है और मोर देन वन ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन में नहीं जाए, इससे पूरी सेफ्टी इंश्योर करती है। दूसरा, जिस टनल में हम लोग खड़ा हैं, आप देखिएगा मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण इसमें हम लोग जो हमारा स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है, रेलवे रनिंग स्टाफ है, उसको स्टेशन से कम्युनिकेशन, सीमलेस कम्युनिकेशन मिले। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज लीकी केबल का यूज किए हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे कि ये पूरे इक्विपमेंट लगा हुआ है। जो हमारा स्टाफ, रेलवे स्टाफ है, यहाँ से सीमलेस कम्युनिकेशन में स्टेशन से बात कर सकता है, आ सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे येलो देख रहे हैं, येलो हम वीडियो कॉलिंग का व्यवस्था है कि कोई भी स्टाफ यहाँ से हमारा स्टेशन में पुश बटन SOS दबा करके बात कर सकता है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस इस टनल में अगर हमको कुछ अनाउंसमेंट करना है तो इसके अनाउंसमेंट की व्यवस्था इस टनल में भी की गई है। सेफ्टी देखिए, सेफ्टी रेलवे के लिए पैरामाउंट है और सेफ्टी में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जो भी रेलवे ने अभी तक इवेंचुअलिटी एक्सपीरियंस किया है वो सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सिग्नलिंग का यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिजाइन किए हैं। सर, माउंटेन एरियाज में प्रोजेक्ट हो रहा है, पूरा नेचुरल डिजास्टर्स कभी भी आते हैं, काफी सीरियस भी होते हैं कई बार, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हैं क्या चेंजेस करें, क्या नई टेक्नोलॉजी? देखिए, हम लोग यहाँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज किए हैं और हम लोग अल्टरनेटिव पाथ में यूज किए हैं कि कोई भी एक पाथ का अगर कोई इवेंचुअलिटी हो तो दूसरे पाथ से कम्युनिकेशन, सीमलेस कम्युनिकेशन होगा और जब सीमलेस कम्युनिकेशन होगा तो अल्टीमेटली हम ड्राइवर, हम लोग लोकल स्टाफ को हम लोग ऑन लाइव तुरंत ही उसको कोई भी इवेंचुअलिटी हो तुरंत ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे जिससे वो रुक सकती है गाड़ियाँ। एक चीज और करना चाहूँगा सर, नेचुरल डिजास्टर इवैक्यूएशन को लेकर भी अलग से स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। ये क्योंकि छोटा टनल है तो उसके लिए हमारा एस्केप टनल नहीं है, वो नॉर्म्स के बाहर है। बट आप देखेंगे कि ब्लास्टलेस ट्रैक है, उसमें हमें नहीं लगता है कि उस तरह का डैमेज होगा। तो काफी सारे टनल्स हैं, कई सारे और मान रहे हैं और कितना आसान हो जाएगा ये, खासतौर पर जो आइजोल के लोग हैं उनका कनेक्शन होना आसान गुवाहाटी से डायरेक्टली। देखिए, ये आइजोल के लिए, भारत सरकार के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ लोगों को हट से जोड़ रहा है और अब देखेंगे कि जस्ट ट्रेन ओपनिंग के बाद यहाँ बूम हो जाएगा, टूरिज्म का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का काफी सारे चीज हैं। जैसे कम्युनिकेशन में आप देखेंगे रोड से आने में काफी टाइम लगती है, फ्लाइट का भी कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो काफी अच्छी हो जाएंगे कनेक्टिविटी से। टूरिज्म सेक्टर को कितना बूस्ट मिलने का अनुमान? टूरिज्म सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, इससे बहुत ही ज्यादा फ्यूचर इसका है, मतलब फ्यूचर इज स्काई आप बोल सकते हैं इसको। आगे इस प्रोजेक्ट को सर अभी और एक्सटेंड करना है आपको? हाँ, आगे का प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, अभी ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, अभी सर्वे चल रहा है, आगे का प्रोजेक्ट आएगा। सर, इसकी फैसिलिटी लोगों को
को मिलना शुरू हो जाएगी? अभी क्या 2 से 3 महीने में फैसिलिटीज अवेलेबल? अब इसकी डिसाइड तो भारत सरकार ही करेगी कब तक करना है, वो हमारी प्रीव्यू में नहीं है, बट आज की डेट में ये रेडी फॉर ओपनिंग है। थैंक यू। जी सर। ये जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार के लिए 11 साल का सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। इस सरकार के अंदर ही इसका इनॉग्रेशन हुआ, इस सरकार के अंदर ही ये कमीशन हो रहा है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय आपराधिक कानून में ऐतिहासिक बदलाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 1860 में लागू इंडियन पीपल्स कोड आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, जबकि सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित इंडिया इविडेंस एक्ट की भारतीय साक्ष्य अभिनीति को नया स्वरूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये केवल नाम बदलने का कार्य नहीं है, बल्कि हमें इस कानून का भारतीयकरण किया है। हमारी न्याय प्रणाली को भारतीय सोच, जरूरत और संस्कृति के अनुसार ढालने की कोशिश की गई है। हमारी जो सारी सिस्टम है उस सिस्टम में भी काफी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था अब वो न्याय संहिता में बदला गया है। हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें, उसमें विश्वास लोगों का बढ़ाए। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीजें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो विश्वास होता है, उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। उस सिस्टम को बदलने का काम अब ये 3 कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेजी भी आएगी, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन भी उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स अब इन नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसमें पारंगत होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन नई सिस्टम्स के साथ एक बदलती हुई जो हमारी दुनिया है, उस दुनिया में हमारे सारे स्टूडेंट्स कदम रखने वाले। आज हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से हम जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, इसका भी रिजोल्यूशन फास्ट हो, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड है। क्योंकि हमारे जो निवेशक हमारे यहाँ आते हैं, उन निवेशकों की सबसे बड़ी जो एक मांग होती है वो ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट जब तैयार होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट तैयार होता है, तो उसको न्यायपूर्ण पद्धति से उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए और कम से कम समय में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और इस पर हमारा जो रैंकिंग होता है, उस पर हमारे निवेशक हमारे देश में निवेश करें या न करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। इसलिए ये सारी जो बदलती हुई सिस्टम्स है, इसके अनुरूप हमारे जो अधिवक्ता है, उनकी ट्रेनिंग, उसके अनुरूप उनका एक्सपीरियंस, ये भी बिल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जहां एक और हमारा संविधान है, जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की अगुवाई में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको मिला है, और जो संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से इवॉल्व हुआ है, वो हमारा शाश्वत मूल्य है। उस शाश्वत मूल्य के साथ बदलती हुई दुनिया के जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर ब्रीचेस ये बहुत बड़ी चुनौती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चुनौती हमारे सामने लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज,
सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर सीधा हमला। कोलकाता में एक कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ममता बनर्जी को पूरी तरह असफल साबित हुई है। अगर वे मुख्यमंत्री बनी रही तो राज्य की महिलाएं लगातार ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेगी। देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है ये दर्शाता है, क्योंकि नहीं एनसीडब्ल्यू का टीम आया है, उनको रोका गया है। हाँ, एकदम इसको तो बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में, जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happen. तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। इट इज टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बैठी रहेंगे तो आगे आने वाले समय में बंगाल की महिलाओं के साथ एक के बाद एक ऐसी घटना घटते जाएगी। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि आप 3 बार गिरफ्तार हुए बॉन्ड पेपर पे सही कराने का, पर कल पुलिस ने आपके सामने घुटने टेका। आज सुबह आप रिहा हुए, दिन भर व्यस्त शेड्यूल है। पुलिस तो कल रात ही हमें हाथ जोड़ रही थी कि सर आप घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए। हमने तय किया था नहीं, हम बॉन्ड पे साइन करके घर नहीं जाएंगे। ये जो हर रोज़ हमको उठा के लाना और बॉन्ड साइन करके भेजना, हम पर्सनल बॉन्ड में कल बोल दिया था पुलिस को कि आप पर्सनल बॉन्ड में हम साइन नहीं करेंगे, आपको जितना मर्जी रखो कोर्ट में पेश करो। बाद में पुलिस पीछे हटा और इसके हम बेल नहीं लेंगे, इस मोटिव के साथ कल पूरी रात हम लाल बाजार में रहे, वहाँ पे बैठे रहे बेंच पर, और आज सुबह हम 7:30 बजे वहाँ से निकले। सब होगा। आज शाम को मशाल जुलूस होगा, टॉर्च लेकर हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता निकलेंगे। जगह पे एजिटेशन होगा। कल डीएम, एसपी ऑफिस, एसडीपीओ ऑफिस, जगह जगह पे जिले में घिराव होगा। हम इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे। एक के बाद एक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार आंख मूंद कर बैठी रह रही है, ये हम देख नहीं सकते। इसके लिए हमें जितनी बार जेल जाना पड़े हम जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। चलो, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े 2 GR वापस लिए। राज्य की शिक्षा नीति को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े 2 सरकारी संकल्प GR को वापस ले लिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब इस विषय पर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई गई है, जो इस नीति का अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग आज हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वही सत्ता में रहते हुए मराठी, अंग्रेजी और हिंदी की त्रिभाषा शिक्षा नीति लागू करने की सिफारिश कर चुके हैं। ये रघुनाथ मालिश्कर समिति की सिफारिश थी, जिसे उन्होंने ही अपनाया था। देखिए, जनभावना और जो यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों GR को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि
सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने कई लोगों से बातचीत की, ताकि कई जिन्होंने इस निर्णय पे आक्षेप लिए थे, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, उनसे भी बातचीत की थी। और हमारे शिवसेना की भूमिका पहले से रही है, मराठी मानुस की भूमिका, मराठी के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता के लिए शिवसेना की शुरुआत की, और इसलिए मराठी हमने जो है कंपलसरी की थी, मराठी अनिवार्य की थी, लेकिन हिंदी अनिवार्य नहीं थी। इसके बावजूद जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव को सामने रखकर जिन्होंने की, उनको आज उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। ताकि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी का जो रिपोर्ट था उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उसको मान्यता दी, और वही जब मुख्यमंत्री नहीं है, विरोधी पक्ष में है, तब हमारी सरकार को बदनाम करते और ये मराठी भाषा पर अन्याय हुआ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया। बिल्कुल नहीं। हमारे सरकार ने, महायुति सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मराठी को अनिवार्य किया है। इस मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, अन्य माध्यम के स्कूल में भी मराठी अनिवार्य कर दिया। ये काम हमारे महायुति सरकार ने किया है। और मराठी की बात करने वाले जो लोग हैं, मराठी मानुस मुंबई से बाहर क्यों गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जनता जानती है। और वही वही मराठी मानुस जो बाहर गया हुआ है, जो बाहर उसको जाने पर मजबूर किया, उनको फिर से मुंबई में लाने का काम हमारी सरकार कर रही है, एसआरए के माध्यम से, रीडेवलपमेंट के माध्यम से। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारी सरकार ने ये जो विवाद था उसको खत्म करने के लिए आज इसको निर्णय को स्थगित किया है, रद्द किया है। ये जो कमेटी है, ये एक्सपर्ट कमेटी जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में होगी। ये विद्यार्थियों का हित देखकर, विद्यार्थियों का हित जानकर उनको आगे उनके शैक्षणिक क्षेत्र में आगे कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाए, ऐसी हमारी सरकार की भूमिका है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा नेता नीरज बोरा का पलटवार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। भाजपा नेता और विधायक नीरज बोरा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2012 में 2017 के बीच जब सपा की सरकार थी तब प्रदेश में व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने कहा, आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से गति विकास कर रहा है। व्यापारी वर्ग भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। बोरा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध लेते हैं, वे अब कहाँ रहे हैं। व्यापारी के लिए प्रदेश में आपातकाल जैसे हालात है। ये वही लोग हैं जो कभी देश में आपातकाल लगाने वाले से मिले हुए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। डबल इंजन की सरकार का हर इंजन जो है वो ईंधन की तलाश में है। व्यापारियों को लेकर के काफी उन्होंने बड़े मुद्दे खड़े करे कि व्यापारियों के ऊपर जीएसटी काफी भारी पड़ रही है, व्यापारी काफी हद तक परेशान है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उत्तर प्रदेश की सरकार यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का यह बयान कि व्यापारी वर्ग परेशान है, मैं ये कह सकता हूं कि 2012 से 17 के बीच में जब उनकी सरकार थी
तो व्यापारी असुरक्षित था, भयभीत था, रंगदारी, गुंडागर्दी, कमीशनखोरी, अपहरण जैसी घटनाएं जो समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। और आज शासनकाल में मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ उत्तम प्रदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक जनपद एक वसूली भाई होता था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने उस सारे वसूली भाई को अपने स्थान पर पहुंचा दिया और उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश में व्यापारी वर्ग एमएसएमई की नीति का यूज़ कर रहा है, ओडीओपी की नीति का यूज़ कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्रों के माध्यम से जो उसकी पारदर्शी नीतियां हैं उसका लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागिता कर रहा है। संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध लेने वाले लोग जो आपातकाल के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है और वो ये नहीं जानते कि आपातकाल की बात कर रहे हैं और उनके कालखंड में रंगदारी, गुंडागर्दी, कमीशनखोरी होती थी और जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था आज उनके साथ वो गलवहियां बाहे हुए अपने साथ उनके साथ रह रहे हैं। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रदेश में किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूल सके। और आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई की यूनिट्स काम कर रही हैं और जिसके माध्यम से 2 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और आज हम कह सकते हैं कि एमएसएमई का निर्यात में देश के अंदर हमारी 14% की हिस्सेदारी है और हम देश में अग्रणी बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को शायद ये पता नहीं है कि 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल और पेट्रोल के दाम देश के अंदर सबसे कम हैं और उसके बावजूद हम उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कहा जाता है, राजस्व सरप्लस स्टेट है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। और बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी बैंक के लोगों को कहती है कि वो कमीशन मित्र हैं, बिना कमीशन के वो आज बैंक का ऋण नहीं देते। मुझे लगता है कि ऐसे लाखों नौजवानों का वो अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज पारदर्शी व्यवस्था है जहां पर तमाम नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बढ़ती हुई मांग से भी परेशानी है। आज उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर नाम है और लोग उसे मेक इन इंडिया के इस अभियान को सराह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये अभियान कमज़ोर पड़े। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में, टेक्सटाइल में, ब्रास में, खिलौनों में, कालीन में, इन सब उद्योगों में अग्रणी बना हुआ है। और जीआई टैग के माध्यम से उत्तर प्रदेश 77 उत्पादों को अपनी वैश्विक पहचान दे चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हर समय अनर्गल आरोप लगाते हैं और उनको शायद ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की यह डबल इंजन की सरकार, जहां उन्होंने निर्यात 2017 में 80,000 करोड़ रुपए छोड़ा था, आज वह निर्यात उत्तर प्रदेश का 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। प्रति व्यक्ति आय उनके कालखंड में 46,000 थी, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो चुकी है। प्रदेश में जीडीपी उनके कालखंड में 12,75,000 करोड़ रुपए थी और आज 2025 में यह 31 लाख करोड़ रुपए जीडीपी हो चुकी है। यह बेहतर कानून व्यवस्था के कारण हुआ है और सब समुदायों को समान अवसर देने के कारण हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को शायद ये नहीं पता कि 8 वर्ष के अंदर हम लोगों को 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया और इस 45 लाख में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है और इसके माध्यम से लगभग
एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा महिला मोर्चा ने सिलीगुड़ी में मशाल मार्च निकाला। भाजपा महिला मोर्चा ने 25 जून की शाम को कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ न्याय की आवाज उठाई है। इस मांग को लेकर उन्होंने शहर में मशाल मोर्चा का आयोजन किया, जिससे महिलाओं ने मशालें लेकर हिंसा और अन्याय के खिलाफ अपराध विरोध जताया है। एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रवि किशन करेंगे गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा। भाजपा सांसद रवि किशन ने बताया कि पूरे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में भारी उत्सव का माहौल है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इस शहर में 2 दिनों के लिए आगमन करने वाले हैं। रवि किशन ने बताया कि राष्ट्रपति महोदया खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत से विकसित हुए एम्स गोरखपुर को देखने के लिए यहां आ रहे हैं। उनका ये लगभग 1 घंटे का रुकना तय है। इसके बाद 1 जुलाई को वे उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेगी, जो इस क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। महोदया का जो है 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आगमन हो रहा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं। पूरा गोरखपुर, पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न प्रफुल्लित है। एक तो उनको पता चला कि ये एम्स यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था और उसके बाद ये एम्स की यहाँ रचना रची गई और ये एम्स में 3 से 4 हज़ार OPD रोज़ देखी जा रही है। बड़े बड़े ऑपरेशंस यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ाई में आ गए हैं, सो वेरी वेल हैंडल। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की मेहनत के बाद जो एम्स गोरखपुर में बना, जो यहाँ से लेके बिहार और नेपाल में कई सारे मरीजों को देख रहा है और उनके जीवन में काफ़ी मदद कर रहा है उनको हेल्थ वाइज, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनको इस एम्स में आना है और यहाँ के वो ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रचना है और पूज्य महाराज जी ने जिसके लिए आंदोलन किया था उस एम्स को देखेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ के मेडिकल बच्चे जो हमारे इन हाउस पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो इन डॉक्टर्स भी हैं, दे ऑल द सीनियर्स एंड द जूनियर्स ऑल्सो, शी इज़ गोइंग टू एड्रेस देम और उन लोगों से बातें करेंगी, उनका हौसला अफजाई करेंगी। और ये जो एम्स जहाँ पर एक इंसेफ्लाइटिस की जगह हुआ करती थी गोरखपुर, जहाँ हर साल बच्चों की 250-300 बच्चों की मौतें हुआ करती थी। इस एक ज़माने में ईस्ट ऑफ शिकागो जिसको कहते थे, यहाँ गैंग वॉर्स हुआ करती थी, वहाँ पर आज हेल्थ का इतना बड़ा मंदिर मोदी जी ने लगाया है, उसको भी देखने का उन्होंने उसकी इच्छा जाहिर की। तो हम सब लोग, मेरे साथ सारी हमारी यहाँ के एम्स की पूरी सर्वा मैम हैं, शी इज़ फ्रॉम दी आर्मी, शी इज़ फ्रॉम आर्मी, मिसेस दत्ता एंड विभा जी एंड हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे लोग, मनीषा जी, सब लोग को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वेल अरेंज 1 घंटा वो यहाँ बिताएंगी। फिर उसके बाद वो
विश्वविद्यालय, जो आयुष विश्वविद्यालय, जो यूनानी पद्धति और आयुर्वेदा की पद्धति से 300-350 करोड़ का महाराज जी ने बनाया, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय, वो 1 जुलाई को उसके उद्घाटन करेंगी। कल वो यहाँ आएंगी और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी और महाराज जी की बनाई हुई, वहाँ भी जाएंगी। उसके बाद मंदिर भी रहेंगे, तो बहुत सारे का गोरक्षनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। हम सब लोग बड़े, जैसे कहते हैं ना, बहुत एक्साइटेड हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोरखपुर में 2 दिन के लिए आ रहे हैं, एक रात रुकेंगे। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। सांसद जी, एक चीज और देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय 129 किलोमीटर चलेंगी गाड़ियों से। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ये दर्शाता है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे, जैसे आप देखिए ना, वो यही मोदी जी की सरकार रही, यही भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स, नियम पालन जो राष्ट्रपति जी पहले के करते थे, वो सारे नियमों को छोड़ के एक आम इंसान की तरह वो पेश आ रही हैं। और ये बहुत बड़ा संदेशा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे, उनको देखने दिल्ली अस्पताल भी गई, जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं जाया जाता, लेकिन वो हेमंत सोरेन जी के जो मुख्यमंत्री, उनके पिताजी को देखने, शिबू सोरेन जी को। तो ये दिखाता है कि मानवता कितनी बड़ी है हमारे राष्ट्रपति में। ये एक बहुत बड़ा संदेश आ जाता है। और वो जिस बिरादरी से, आदिवासी समाज से आती हैं, उनके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे यहाँ भी ट्राइबल समाज है, वो बहुत ही एक्साइटेड है कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं और वो बाय रोड इतने गोरखपुर में दौरा करने वाली हैं। ये कभी हमने तो नहीं सुना था कि पिछले कभी किसी राष्ट्रपति जी द्वारा इस तरह के मूवमेंट रहें। और मैं सांसद के रूप में मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और हम लोग पूरी तरह से, पूरा गोरखपुर 50 लाख की आबादी का मंडल, उनके स्वागत के लिए आतुर है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्यापारी वर्ग को लेकर वित्त मंत्री का सपा पर हमला। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी वर्ग अखिलेश यादव के समय की बात कर रहे हैं, वे 2012 से 2017 के दौरान सबसे असुरक्षित था। उस वक्त वसूली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के शासन का नतीजा था। खन्ना ने आरोप लगाया कि उस समय हर जिले में एक वसूली अधिकारी नियुक्त था, जिसका काम व्यापारियों से पैसा वसूलना और सपा नेताओं की जेब भरना था। सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जिस व्यापारी वर्ग की बात आज कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की नींव थी। अपने शासनकाल में सपा मुखिया ने प्रदेश को एक जिला, एक वसूली भाई दिया था, जिसका काम व्यापारियों से धन उगाई कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज प्रदेश का व्यापारी वर्ग MSME नीति, ODOP योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागी बन रहा है। संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध देने वालों को वैसे तो आपातकाल के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सपा मुखिया जिस आपातकाल की बात कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार ने वह आपातकाल सपा सरकार में रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी करने वालों पर लगाया है, जिससे समाजवादियों का कोष खाली हो गया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रदेश के किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स या वसूली कर सके। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर MSME इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश देश के MSME निर्यात में 14% की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बना हुआ है। सपा मुखिया को पता नहीं है कि बीते 8 वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल, पेट्रोल की दरें सबसे कम हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चलता जा रहा है। सपा मुखिया द्वारा बैंक मित्रों को कमीशन मित्र कहना लाखों ईमानदार युवाओं को अपमान है, जिन्होंने इस माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की है। सपा मुखिया को उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बढ़ती मांग से परेशानी है। यही वजह है कि वे अन्य देशों का नाम लेकर स्वदेशी प्रयासों और मेक इन इंडिया अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज मोबाइल निर्माण, टेक्सटाइल, ब्रास और खिलौना उद्योग में अग्रणी है। GI टैग योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 77 उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है। आए दिन पत्रकारिता के माध्यम से अनर्गल प्रलाप करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह जानकारी नहीं है कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक स्थिति में कितनी प्रगति की है।
2017 में प्रदेश में निर्यात 80,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया। प्रति व्यक्ति आय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की थी, जो बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। जीडीपी 12,75,000 करोड़ रुपए की थी 2017 में, जब जो बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो गई है। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि 8 वर्षों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों को रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है। ये सपा मुखिया को ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप 33 सेक्टोरल पॉलिसीज द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल में से एक निवेश मित्र का कार्यान्वयन है। उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97% से अधिक निस्तारण दर के साथ निवेश मित्र देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक है। अब तक 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप में जारी की गई हैं। सपा के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का मॉडल चलता था, तब प्रदेश भय भ्रष्टाचार बेरोजगारी से करा रहा था। अब वही उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। यह कहना कि पटरियां टूट रही है एक मानसिक हार का बयान है। असल में डबल इंजन की गति से पटरियों पर दौड़ती विकास की गाड़ी से विपक्ष की नींदें उड़ गई। यही वजह है कि सपा मुखिया बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। सफाई वेंडर के हिसाब से टेंडर डिजाइन करवाने वाले सपा मुखिया को आज पारदर्शी व्यवस्था रास नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की तरक्की एवं खाली होते अपने कोष को देखकर डर गए हैं। जिनकी सरकार में थानों में रेड कार्ड लटकते थे, वे आज बैंक लोन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मानसिक रूप से तो वो पहले ही चुनाव हार चुके हैं। सपा मुखिया को शायद मालूम नहीं है कि 2016-17 में उन बैंकिंग व्यवसाय 12.75 लाख करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 24-25 में बढ़कर लगभग 29,66,000 करोड़ रुपए का हो गया। सीडी रेशियो उनके जमाने में 46% था, जो बढ़कर लगभग 60% से अधिक हो गया। अब सीडी रेशियो का लक्ष्य 67 से 70% का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जानकारी देना चाहेंगे कि 2024-25 में वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है। बैंक व वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। आरबीआई बुलेटिन 2023 में उद्धृत किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सपा मुखिया को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। जिन माननीय अखिलेश यादव की राजनीति की जातियों के वोट जोड़ने से चलती है, उन्हें अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार असहज करता है। सपा मुखिया की पूरी राजनीति जात बनाम जात की पर टिकी है। उनका और उनके जैसे तमाम अन्य नेताओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकना है। ये वे लोग हैं जो आरोपी का धर्म और जाति देखकर उसे बचाने में जुट जाते हैं। उन्हें कथावाचक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस उसकी जाति देखकर अपनी राजनीति करनी है। वहीं डबल इंजन सरकार में अन्याय की घटना को पीड़ित और दोषी के चश्मे से देखती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विपक्षी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में अपाड़ा मंडल विजय अनुष्ठान संपन्न। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को गुड़ीचा मंदिर में ले जाने से पूर्व एक पवित्र अनुष्ठान अड़ापा मंडल विजय गहरी आध्यात्मिक भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। यह अनुष्ठान भगवान और उनकी दिव्य भाई बहनों को सम्मानित तरीके से नए मंदिर में पहुंचाने की परंपरा का हिस्सा है। देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनोज तिवारी बोले सिग्नेचर ब्रिज का नाम साहिब सिंह वर्मा पर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली और NCR के साहिब सिंह वर्मा को आज भी उनके दिलों में याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्मा जी बड़े पद पर रहते हुए भी आम लोगों से जुड़े रहे। मनोज तिवारी ने बताया पूरे देश और दिल्ली का अनोखा और खूबसूरत पुल सिग्नेचर ब्रिज उनकी देन है। हमने इस पुल का नाम साहिब सिंह वर्मा के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतपाल सिंह बोले पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा संकट में। कोलकाता में हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर भाजपा की 4 संसदीय जांच समिति कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा चिंताजनक स्थिति में है। उन्होंने कहा पिछले साल RG में मेडिकल में भी एक घटना हुई थी और अब लॉ कॉलेज में दूसरी घटना सामने आई है। मुख्य आरोपी TMC का सदस्य बताया जा रहा है। राज्य सरकार के नेताओं के बयानों से उनकी मानसिकता साफ झलकती है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, सवाल तो एकदम बहुत ही स्पष्ट हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। पिछले वर्ष भी आपको मालूम है कि RG कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, TMC की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफ़र करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और TMC के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है और TMC का सदस्य रहा अभी भी हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता नहीं है। तो किस प्रकार का जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के TMC के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। तो वहाँ कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था,
गार्ड के रूप में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो वहीं हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वहां की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता देवी जी, हमारी जो टीम है उसको सभी जगह जाने के लिए अलाउ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने आर्टिकल की घटना का जिक्र किया, क्योंकि पुलिस को हेट करते हैं राज्य में इस तरह की जो लगातार क्रमबद्ध घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं आ रही है, क्या फेल्योर ही है या देख, तो एक गिरती हुई कानून व्यवस्था है। नंबर 2, हमारे यहाँ जो हमारी जो शिक्षा की बात है, हमारे संस्कारों की भी कमी है। तीसरी बात, हमारा जो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति कोई भी अत्याचार होगा, कोई भी अपराध होगा, वो जीरो टॉलरेंस होगा। इस समाज के अंदर पर्कुलेट होना चाहिए। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको हमको बहुत टाइट करने की हमको जरूरत है। एक अंतिम सवाल सर, अभी बीजेपी लगातार इस पर जो सवाल खड़े कर रही है, वहाँ के नेता टीएमसी के कुणाल घोष, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उस पर आंख मूंद देती है, लेकिन ऐसे सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। देखिए, ये तो उनके सामने ही है। इतने जो है वहाँ पर इस प्रकार के महिलाओं के खिलाफ इतने केस होते जा रहे हैं। कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, या मैं कह सकता हूँ इस देश का कोई भी जागरूक नागरिक इस बात को जो है स्वीकार नहीं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा, मंत्री प्रवेश वर्मा ने भावुक श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा में उनके पुत्र और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मैं यहाँ आए सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। 18 साल पहले एक दुर्घटना में पिता का निधन हो गया था। उस वक्त हमारे परिवार की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आपकी वजह से हम आगे बढ़ सके। प्रवेश वर्मा ने बताया कि उस हादसे में गाड़ी में 3 और लोग भी थे, जिनमें एक व्यक्ति ने अपने अंतिम क्षणों में लोगों से कहा था कि साहिब सिंह वर्मा को बचाया जाए। ये उनके प्रति लोगों के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई अगर शक्ति है, आशीर्वाद है, तो वो आप सभी का है। मैं हमारे बीच में रसराज महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भजन के माध्यम से हम सबको ईश्वर के साथ में जोड़ा, और आज हम हमारे नेताजी के साथ में 3 और व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति ही जो उनके साथ में उस दिन गाड़ी में थे। एक उनका चालक था बबलू, और एक उनके पीएसओ थे जगबीर, और एक यहाँ पर साथ के गांव में सुरेश नाम के व्यक्ति थे। हमें जब ये सूचना मिली और उसके बाद में जब मैंने पता किया कि क्या हुआ था, तो मुझे आसपास के ग्रामीण लोगों ने और बाद में जो सूचना मिली उसमें बताया कि वो दुर्घटना में केवल जगबीर जी की सांसें चल रही थी, और वो जगबीर जी अपनी आखिरी सांस में यही कह रहे थे कि मेरे साथ को बचा लो। बाद में उन्होंने भी उनका भी देहांत हुआ कुछ क्षण के बाद, मगर आखिरी सांसों में जो आसपास के ग्रामीण लोग आए थे, उनको यही कह रहे थे मेरे साथ को बचा लो।
ये जो उनका लगाव था कि एक आदमी खुद मर रहा है और वो अपने साथ की चिंता कर रहा है, ये जो उनका आत्मीय प्रेम था, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे कोई स्टाफ हो, तो वो सबके साथ में ऐसा प्यार करते थे जैसे अपने बेटे के साथ में करते थे। और ये आत्मीय इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनकी नौकरी करते थे, ये था क्योंकि बहुत सारी शादियां करने के बाद में जब वो घर आते थे पिताजी, और फिर वो पता करते थे कि स्टाफ ने खाना खाया नहीं खाया, तो पता लगता था किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो रात को किचन में जाकर 2 बजे सबके लिए खाना बनाते थे। खाना बनाना आता नहीं था, मगर आलू प्याज जो भी मिलता था कुकर में डाल के रोटी बनाते और सबको खिलाते थे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में सम्मान समारोह को संबोधित किया। नागपुर के एक खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घाटी लोकसभा प्रतिष्ठान के सम्मान समारोह को संबोधित किया। गडकरी ने समारोह में समाज सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे संगठन जो समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसके माध्यम से ही देश में समृद्धि और विकास संभव है। आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की जे स्किल्ड आहे, कौशल्य आहे, त्यामध्ये आता वेगवेगळ्या कौशल्याला पुष्कळ वाव आहे। जगामध्ये योगासन शिकवणारे देखील अशा लाखो लोकांची गरज आहे। मागच्या वेळी आपण सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या वतीने आपल्या मोठ्या दरवाजावर डोटे जी आहे आपली, काय नाव आपलं इथं डोटेचं, मेहंदीवाली सुनीता, या आपण तिला काम दिलं होतं की आपण जवळपास 49,000 महिलांना शारदोत्सव आणि दुर्गोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये आपण मेहंदी काढण्याचा कार्यक्रम केला होता। एका मेहंदी काढण्याकरता 100 रुपये द्यायचे होते, त्यातले 20 रुपये ज्या मुलींनी महिलेने मेहंदी काढली त्यांना मिळायचे आणि 80 रुपये आपण सांस्कृतिक महोत्सव समितीतर्फे दिले होते। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिरोजम की बैरवी सरांग रेलवे लाइन पूरी तरह बनकर तैयार, उद्घाटन का इंतजार। मिरोजम में 51.38 किलोमीटर लंबी बैरावी सरांग रेलवे लाइन अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। ये परियोजना सिलचर के रास्ते आइजोल को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ती है। इस रेलवे लाइन में कुल 48 सुरंगें हैं और कई पुल बनाए गए हैं जो तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण कार्य थे। ये परियोजना उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपातकाल के 50 साल पूरे। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में एक है। आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पटना के गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, हाल ही में एक रैली आयोजित की गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस रैली में INDI गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने सांसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून वक्फ अधिनियम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ये कानून कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा
कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है? आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर संजय राउत का कड़ा पलटवार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ये आरोप लगाने के बाद कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डॉक्टर रघुनाथ मालेश्कर समिति की 3 भाषा नीति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा, भाजपा की झूठ बोलने की राष्ट्रीय नीति है, वे महाराष्ट्र में झूठ बोलते रहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने मालेश्कर समिति की रिपोर्ट स्वीकार की थी तो उसे सबके सामने लाए। क्या ये हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? सासे कब का दिया हुआ है कि ये उद्धव ठाकरे ने किया हुआ है। देखिए, ये को भी उन्होंने इसके बताया है, अशोक पवार भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने हिंदी जबरदस्ती के बारे में, हिंदी सख्ती के बारे में कैबिनेट में चर्चा की है ना, इसलिए की है कि वो नेशनल पॉलिसी है। अगर कोई नेशनल पॉलिसी राज्य के सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है? सर, ठाकरे बैंक को पहचानने के लिए कोशिश की, फडणवीस मंत्री को मिल रहे थे, दादा भूषण राष्ट्रवादी का एक भी आमदार नहीं था। किस तरीके से देखते हो सर आप इसको? कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लाने की कोशिश की गई थी ठाकरे ब्रांड में सर? कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन ठाकरे ब्रांड कभी खत्म नहीं होगा इस महाराष्ट्र में। ये ब्रांड है, ब्रांड था और ब्रांड रहेगा। इसीलिए तो आपको इस मामले में, हिंदी शक्ति के मामले में आपको पीछे हटना पड़ा है। और आगे भी जब जब हम एक साथ आएंगे तो आपको हर स्टेप पर पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या ताकत बनती है। सिंधु को लेकर एक बयान आया है इंडियन एयरफोर्स का। किसका? इंडियन सिंधु को लेकर, सिंधु ऑपरेशन के नाम पे बयान आया इंडियन एयरफोर्स का कि हमें हमले के लिए मना किया गया था शुरुआती दौर में, जहां हमें 5 जेट फाइटर्स, 3 राफेल का नुकसान हुआ और अन्य का भी नुकसान हुआ। ये तो सामने आया है, मैंने देखा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उसके लिए देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर चर्चा करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। इतना गंभीर आरोप है। हाँ, हमारे राफेल जेट आपकी लापरवाही की वजह से गिर गए और हमारे लोग मारे गए। अगर दूसरे देश में ये होता तो अब तक ये प्रधानमंत्री घर जाते, लेकिन बैठे हैं।
वर्ल्ड में घूमते अभी भी कहाँ जा रहे हैं। सर बिहार इलेक्शन में जो नॉर्मली वोटर्स है उन्हें हेराफेरी की जा रही है, जहाँ इंडिया एलायंस इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में ले जाने की बात कर रही है। सर जाएंगे ना, अभी हम दिल्ली जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन के पास निकलेंगे। बंधु आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएमके नेता TKS एल्गोवन ने पनाली स्वामी को कड़ा जवाब दिया। AIMDMK की डीएमके सरकार पर आलोचना के जवाब में डीएमके नेता TKS एल्गोवन ने पनाली स्वामी को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पलानी स्वामी को शिवगंगा मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 2018 में थूथुकुड़ी गोलीबारी के वक्त वे टीवी देख रहे थे। ये बयान AIMDMK डीएमके के बीच जारी राजनीतिक विवाद को और गहराता है। गोलीबारी एक संवेदनशील मामला था, जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आम बात हो गई है। I don't know what had happened, but when somebody is arrested for a crime and he fights with the police will react. See, we don't know what had happened there. I don't want to say that the police just brought him and killed him. It would not have happened, because then nobody will go to prison or lock up in the police station. Everybody will be dead. It is not the case. I don't know what had happened there. But still, the government, now today the report says that 6 constables were suspended from service. So the government has taken action against those people. That much we should know. Yesterday that had happened, death had happened, but today this report is that the 6 policemen were suspended, which means the government has taken action and it will continue with that action. What is the reaction to the opposition claims saying that this is a custodial torture? Earlier there has been a case where a guy called Dignesh was died in a similar circumstances. The CM did not comment on it, and now this incident has happened and the CM has not reacted yet. So how do you... See, this is a police case. Our CM did not say that I saw the killings in the television. When 12 people died, who were killed by the police, when Edappadi Palaniswamy was the chief minister in Thoothukudi, Edappadi said that I came to know only about after watching the television. I don't know what it is. That he had control over the police at that time? First thing, they were agitating against an industry which is releasing which is creating pollution in the district. The government should have, they were fighting for 100 days. But what the government should have done, they should have sent the environment people to that place, check the water bodies and air, and if it is polluting, then they should have warned the industry that you are polluting, you see that no pollution takes place, or you will be close the factory. They didn't say that. The people were agitating for 100 days, and they have an agency. There is a board, environment board. That board should have gone there, inspected the water and air in that area. If it is polluted, then they should have warned the industry. But they did not do anything. Maybe they might have got something from that industry. But they killed 12 people, and the chief minister says that I don't know. Agitating people, when the shooting order should be given, before any shooting order, if they are miscreants, then it is okay. They are common men. They were killed. And 2 business people were killed in the same Tuticorin, and the chief minister was not aware of it. They were taken to the custody and they were killed. No action was taken against the police people. Edappadi has no right to speak on those subjects, because this government is taking action and Edappadi was silent. He only saw those things only in the TV. He watches TV. He did not look into facts and files.
So 6 people were suspended. The government has taken action against the police. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहित पवार ने 3 भाषा नीति पर सरकार के फैसले पर दी प्रतिक्रिया। 3 भाषा नीति को लेकर जारी विवाद के बीच एनसीपी शरद पवार गुट नेता रोहित पवार ने सरकार द्वारा संबंधित सरकारी आदेश जीआर वापस लेने के फैसले पर मीडिया से बात की। रोहित पवार ने कहा कि सरकार का ये कदम जनता के दबाव और व्यापक विरोध के चलते उठाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले के सरकारी आदेश में हिंदी को सामान्य रूप से तीसरी भाषा के तौर पर शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि महाराष्ट्र में प्राथमिकता मराठी को दी जानी चाहिए। हिंदी सक्तीकरणाच्या विरोधातला जीआर, हिंदी सक्तीकरणाचा जो जीआर आहे तो मागे घेतलेला आहे। दोन्ही ठाकरे बंधू एकाच आंदोलनात सहभागी होणार होते, परंतु तो डाव जो आहे तो या सरकारने मोडीच काढलेला आहे। कशा पद्धतीने? एक तर तो डाव नव्हता, मराठीच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी उद्धव ठाकरे साहेब आणि राज ठाकरे साहेब तसंच त्यांना पाठिंबा देणारे इतरही सर्व पक्ष, ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष असेल, काँग्रेस असेल, इतर छोटे मोठे सर्व पक्ष असतील, अनेक सामाजिक संघटना, हे सर्वजण मिळून 5 तारखेला मुंबईमध्ये एक मोठा मेळावा, एक आंदोलन त्या ठिकाणी घेणार होते। पण हे सरकार घाबरलं। सरकारने हिंदी सक्तीचा जो जीआर होता तो काल घाबरून मागे घेतला। मग कुठेतरी आपल्या सर्वांना म्हणावं लागेल, मराठी माणूस स्वतःच्या हितासाठी जेव्हा एकत्रित येतो, स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी एकत्रित येतो, तेव्हा मराठी विरोधात असणारे लोक, महाराष्ट्राच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांना माघार ही घ्यावीच लागती। ही काल आपल्या सर्वांना तिथं बघावं लागलं। त्यामुळे दिल्लीवरचा जो आदेश आला होता आणि तो जीआर मध्ये कन्वर्ट करून तो त्या ठिकाणी लागू केला होता, तो काल खऱ्या अर्थाने मागे घेतला। मग मराठी माणसांचा तो विजय आहे। पण याच्याच बरोबर खास करून मराठी मीडियाचे, पत्रकारांचे मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो। ते सुद्धा मराठीच्या बाजूली राहिले, महाराष्ट्राच्या बाजूली राहिले आणि एक चांगली पत्रकारिता ठराविक वगळता सर्व मराठी पत्रकारांनी चांगली पत्रकारिता ही अख्ख्या देशाला दाखवून दिली। यासाठी त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। फक्त विनंती एवढीच आहे, 5 तारखेला उद्धव ठाकरे साहेब विजय सभा घेण्याचा विचार त्या ठिकाणी करत आहेत। राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा त्या सभेसाठी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचा तो कार्यक्रम नसला तरी एकत्रित घेऊन ती विजयाची सभा ही घ्यावी, असं आमच्यासारख्याला सुद्धा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया एक तरफा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए गए विशेष संबोधन को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, जो किया गया है उसे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। विपक्ष के विश्राम से किए बिना ऐसा एक तरफा फैसला लिया गया है, जो लोकतांत्रिक की प्रतिक्रिया के लिए उचित नहीं है। गहलोत ने चेतावनी दी कि ऐसे फैसले से लोगों को चुनाव प्रणाली से विश्वास उठ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो रिवीजन हो रहा है, 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है, क्योंकि बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिलने आप लोगों से, डिटेल में बात हो सकता है। पर ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे।
इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इन कन्फ्यूजन को दूर करे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अमरनाथ यात्रा के लिए सरस्वती धाम में मुख्य टोकन केंद्र अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। SDM साउथ मुन हंसा ने जानकारी दी है कि सरस्वती धाम के एकमात्र टोकन केंद्र स्थापित किया गया है, जो बालटाला और पहलगाम दोनों मार्गों के लिए टोकन जारी कर रहा है। मनु हंसा ने कहा, हम सभी अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमें 3 केंद्र बनाए हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए बालटाल और पहलगाम रूट पर 6 टोकन केंद्र तैयार किए गए हैं। सबसे पहले तो जो अमरनाथ यात्री हैं उनका हम जम्मू एंड कश्मीर में स्वागत करते हैं। इस यात्रा के लिए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हमने टोकन सेंटर जो है वो अपना सरस्वती धाम में शुरू किया है। ये एकमात्र जम्मू में एक टोकन सेंटर है। यहाँ से पहलगाम के लिए भी और बाल्टल के लिए भी टोकन्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसी टोकन्स के आधार पे उनका कल से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक वैष्णवी धाम में है, एक पंचायत घर में है और एक महाजन हाल में है। अगर मैं टोकन्स की बात करूं तो 6 जो काउंटर्स हैं वो हमने पहलगाम के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर्स हमने बाल्टल के लिए बनाए हैं। तो रोज में कितने टोकन दिए जाएंगे? ये कोटा हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रिलीज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि यात्रा किस तरीके से कितने लोग आ रहे हैं। आज का कोटा जैसे अभी तक हमें 2000 का 1000 पहलगाम 1000 बाल्टल का रिलीज हुआ। स्पेशल अरेंजमेंट क्या क्या किए गए हैं? बारिश को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखो तो हमने वाटरप्रूफ जो है वो जर्मन हैंगर टेंट्स लगाए हैं। सरस्वती धाम के अंदर भी लगाए हैं, सरस्वती धाम के बाहर भी लगाए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए एक तो अंदर भी फैसिलिटी है सरस्वती धाम के अंदर, बाहर हमने वाटर टैंकर्स को खड़ा किया गया है। पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पे अवेलेबल हैं। लंगर की भी व्यवस्था अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मात्र जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ यात्रियों को चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ऑनलाइन जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो टोकन की सेवा की दी जा रही है कि इसका एक्स्ट्रा लोगों को उन्होंने ऑनलाइन नहीं कर पाए उनके लिए टोकन सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और वो लोग भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि उनको यहाँ पे ऑफलाइन टोकन किए जाते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। लोगों को क्या मैसेज है यहाँ से? लोगों से हमारा यही मैसेज है, वो शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, अच्छे से यात्रा करें, लोगों के उसमें बहकावे में ना आए। यहीं से जो जहाँ पे टोकन्स मिले जा रहे हैं सरस्वती धाम में वहीं पे आके टोकन लें, किसी की बातों में ना आए और धैर्य, मेन ये है कि धैर्य बना के रखें, लोग धक्का मुक्की में ना आए, स्टैम्पेड न लें। 13 साल से कम हो 17 साल से ऊपर लोग ना यात्रा करें, उसके लिए वो क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं आप लोग? क्या क्या चीज़ साथ में रखें या क्या? लोगों को अगर टोकन्स की बात करें तो सिर्फ एक मात्र आधार कार्ड की ज़रूरत है। उसके आधार पे हम लोगों को टोकन्स देते हैं। उनको अपना आधार कार्ड लेके आना है और अगर वो पहले से मेडिकल लेके आए हैं तो कल उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना नहीं लेके आए हैं तो ऑन स्पॉट भी उनका जो है मेडिकल किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा भी गांधीनगर हॉस्पिटल, सरवार हॉस्पिटल और गंग्याल में जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, ये 3 और हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं जहां पे लोग अपना मेडिकल जाके करवा सकते हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।